morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on flight mechanism in insects. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University of Bikaner. जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एंटोमोलॉजी की विशेष लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है और आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट में फ़्लाइट कैसे होती है, फ़्लाइट मैकेनिज़्म कैसे संपादित होती है, फ़्लाइट को परफॉर्म करने में कौन कौन सी मांसपेशियाँ हैं वो काम में आती है, उस पर मैं आज का लेक्चर फोकस रखूँगा। लगभग अब क्लास इंसेक्टा में जैसे दो मेन ग्रुप है। एक ग्रुप तो वो है जिसमें पंख एब्सेंट होते हैं जिनको एटेरिगॉट्स में रखा जाता है, और दूसरा ग्रुप वो है जिसके अंदर पंख पाए जाते हैं जिनको टेरिगॉट्स में रखा जाता है। तो विंगलेस इंसेक्ट जो होते हैं उनके अंदर फ्लाइट परफॉर्म नहीं होती है, लेकिन पंखों वाले जो इंसेक्ट है जिनको टेरिगॉट में रखा गया है उनके अंदर फ्लाइट मैकेनिज्म है ये परफॉर्म होती है। तो कुछ इंसेक्ट हैं वो फ्लाइट करते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो ग्लाइड भी करते हैं। ग्लाइड में क्या होगा, पंखों में अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेंट नहीं होगी, उनके अंदर ग्लाइडिंग होती है, और कुछ के अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेंट होती है, उनके अंदर फ्लाइट होती है। अब फ्लाइट में चूंकि पंखों की स्ट्रक्चर, एनिमल किंगडम में इंसेक्ट एकमात्र ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर फ्लाइट मैकेनिज्म डेवलप हुई है। बाकी आर्थ्रोपोडा से पहले जितने भी फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंटेटा, हेलमिंथीज, निमेटोड्स, एनालिड्स, इन सभी में फ्लाइट मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है। लेकिन इंसेक्ट एकमात्र ऐसे एनिमल हैं जो इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले इसमें फ्लाइट मैकेनिज्म है वो डेवलप हुई है। अब फ्लाइट मैकेनिज्म में पंखों की स्ट्रक्चर है वो भी यूज़फुल होती है। पंखों के साथ जो मांसपेशियाँ अटैच होती है उनका भी इनमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा थोरेक्स का जो पिंजरा होता है, केज, क्योंकि इंसेक्ट की पूरी बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है, पूरी बॉडी है वो एक पाइप के जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें डॉर्सल सरफेस पे टर्गम होता है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम होता है, और लेटरल साइड में प्लूरोन नामक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो थोरेक्स का जो केज है, थोरेक्स का केज भी इस मोमेंट के अंदर हेल्पफुल होता है। लेकिन ओवरऑल इस व्याख्यान को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले पार्ट में फ्लाइट के साथ, फ्लाइट मैकेनिज्म के साथ कौन कौन सी मांसपेशियाँ इन्वॉल्व रहती है उस पर मैं आपको डिटेल में चर्चा करूँगा, और फिर सेकंड पार्ट इसकी फ्लाइट मैकेनिज्म, एक्चुअल फ्लाइट मैकेनिज्म कौन सी है, उसमें कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, और एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है, फोर्स है, वो कैसे आगे आगे प्रोपेगेट होता है, स्पीड कितनी हो सकती है इंसेक्ट की, ये पर सेकंड बीट कितनी हो सकती है, फ्लाइट मैकेनिज्म एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी को फोकस करते हुए मैं आज का व्याख्यान में कवर करूँगा। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है आज का वो है फ्लाइट मसल्स इन्वॉल्व इन फ्लाइट मैकेनिज्म। अब इंसेक्ट में फ्लाइट के लिए जो मांसपेशियां हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो वो मांसपेशियां हैं जो पंखों के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं रहती है, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स, और दूसरी मांसपेशियां वो है जो पंखों के बेस के साथ डायरेक्टली अटैच रहती है, इनको बोलते हैं डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स। तो पंखों के फ्लाइट मैकेनिज्म में जो मांसपेशियाँ इन्वॉल्व है ये मांसपेशियाँ दो तरह की होगी, एक तो अप्रत्यक्ष प्रकार की इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स और दूसरी होगी डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स। अब इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल जो है ये भी दो प्रकार की है। इसमें एक तो होती है मीडियन डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, मीडियन डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और दूसरी जो मांसपेशियां हैं ये कहलाती है टर्गो स्टर्नल मसल्स। अब इसमें जो पहली जो टाइप है मीडियन डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये मांसपेशियां क्या होगी, थोरेक्स में टर्गम के जस्ट नीचे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है,
क्योंकि थोरैक्स में जैसे टर्गम है, टर्गम को नोटम भी बोलते हैं थोरैक्स में, तो प्रोथोरैक्स का जो टर्गम है उसको प्रोनोटम बोलेंगे, मीजोथोरैक्स वाले को मीजोनोटम बोलेंगे, मेटाथोरैक्स वाले को मेटानोटम बोलेंगे। और थोरैक्स का जब मैंने लेक्चर डिलीवर किया था उसमें आपको मैंने बताया था कि इन थोरैक्स का जो जॉइंट होता है, इंटरसेगमेंटल जॉइंट, वहाँ पर इन्वेजिनेशंस के द्वारा फ्रेगमेटा जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है। और ये फ्रेगमेटा जो स्ट्रक्चर्स होती है, इन स्ट्रक्चर्स के साथ क्या होती है, मांसपेशियाँ जुड़ी रहती है। ये एक तरह का एंडोस्केलेटन है, हेड में भी एंडोस्केलेटन होता है, वहाँ पर टेंटोरियम नाम दिया था। और थोरैक्स में जो एंडोस्केलेटन है इनको फ्रेगमेटा के नाम से जैसे जाना जाता है। तो इसमें जैसे प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स के बीच का जॉइंट, मीजोथोरैक्स मेटाथोरैक्स के बीच का जॉइंट, मेटाथोरैक्स एब्डोमेन के बीच का जॉइंट, इन जॉइंट में क्या हो गए, भीतर की तरफ फ्रेगमेटा जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें डेवलप हो जाती है और इन प्लेटों के साथ ये अनुदैर्ध्य मांसपेशियाँ जुड़ी रहती है। तो इंसेक्ट में टर्गम के जस्ट नीचे लॉन्गिट्यूडिनल यानी लॉन्गिट्यूडिनल मांसपेशियाँ प्रेजेंट हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। और ये मांसपेशियाँ किस नाम से जानी जाती है, मीडियन डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। जैसे इस हाइपोथेटिकल फिगर में जैसे आप देख रहे हो, ये डोर्सल सरफेस पे टर्गम है, दिस इज टर्गम। वेंट्रल सरफेस पे ये स्टर्नम है और लेटरल साइड में ये प्लूरॉन है। अब टर्गम के नीचे आप देख रहे हो नीले रंग में ये दो मसल्स दिखाई है मैंने, तो ये मांसपेशियाँ कौन सी है, मीडियन डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये जो मांसपेशियाँ हैं ये पूरे इस थोरैक्स के अंदर यूँ प्रेजेंट है। ये मान लीजिए इंसेक्ट का जैसे बॉक्स है, कोई सिलेंडर जैसी रचना है, तो इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में ये मांसपेशियाँ मिड डोर्सल सरफेस पे लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज है। तो एक मसल्स लेफ्ट साइड में है, एक मसल्स राइट साइड में है। और इन मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शंस होगा, अब दूसरी जो मांसपेशियाँ वो है टर्गोस्टर्नल मसल्स। और टर्गोस्टर्नल मसल्स जो होती है ये क्या होगी, टर्गम को स्टर्नम से जोड़ती है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ये टर्गम, ये स्टर्नम। तो टर्गम को स्टर्नम से जोड़ने वाली जो मांसपेशियाँ हैं ये कहलाती है टर्गो स्टर्नल मसल्स। अब ये दोनों ही मांसपेशियाँ पंखों के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है, पंखों से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष मांसपेशियों के नाम से, इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों मांसपेशियाँ कौन कौन सी, मीडियन डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और टर्गोस्टर्नल मसल्स, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होती है। एंटागोनिस्ट का मतलब, जब मान लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में जब संकुचन होगा उसमें टर्गोस्टर्नल मसल्स में रिलैक्सेशन होगा। जब मीडियन डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में रिलैक्सेशन होगा उसमें टर्गोस्टर्नल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये नहीं कि दोनों मसल्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या दोनों एक साथ रिलैक्सेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये मांसपेशी जब संकुचित होगी तो इस मांसपेशी में रिलैक्सेशन होगा, जब इस मसल्स में रिलैक्सेशन होगा तो इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटागोनिस्ट के नाम से जानी जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो टर्गम की जो शेप होती है वो चेंज होती है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, जैसे मान लो ये सिचुएशन है सपोज, अब इस सिचुएशन आप देख रहे हो टर्गम कॉन्वेक्स शेप का है, उत्तल प्रकार का। और नीचे वाले डायग्राम आप देख रहे हो टर्गम जो है वो अवतल आकृति का है। अब टर्गम जो है वो कॉन्वेक्स शेप का है। कॉन्वेक्स शेप का है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्गोस्टर्नल मसल्स है इसमें रिलैक्सेशन हुआ है, टर्गोस्टर्नल मसल्स में रिलैक्सेशन हुआ है, और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो जब मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और टर्गोस्टर्नल मसल्स रिलैक्स होती है तो टर्गम की आकृति उत्तल आकार की हो जाती है, कॉन्वेक्स शेप हो जाती है। और टर्गम जब उत्तल आकृति का हो जाएगा, धनुष की आकृति का हो जाएगा, पंख नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और पंख नीचे की तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो ये घटना कहलाती है डाउनवर्ड। इसमें ये जो सिचुएशन है इट इज़ वी कैन रिफर्ड इट एज डाउनवर्ड।
डाउन वर्ड, क्योंकि इसमें पंख जो हैं वो नीचे की तरफ डाउन हो रहे हैं, इसलिए इसको डाउनवर्ड मोमेंट या डाउनवर्ड स्ट्रोक के नाम से जाना जाएगा। और इस केस में क्या होगा, ये जो टर्गोस्टर्नल मसल्स है इसके अंदर तो हो रहा है रिलैक्सेशन, इसके अंदर हो रहा है रिलैक्सेशन, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है इसके अंदर हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। अब ये अपवर्ड स्ट्रोक है, ये जो सेकंड फिगर है इट इज रिलेटेड विथ अपवर्ड स्ट्रोक। और अपवर्ड स्ट्रोक जब होता है तो टर्गम की आकृति अवतल आकार की हो जाएगी, कॉनकेव शेप हो जाएगी, और टर्गम जब कॉनकेव शेप होगा तो पंख जो होते हैं ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो जाते हैं, और पंखों का ऊपर की तरफ डायरेक्ट होना ये कहलाता है अपवर्ड स्ट्रोक। अब इस अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, ये जो टर्गोस्टर्नल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। टर्गोस्टर्नल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो टर्गम नीचे की तरफ खींचा जाता है, और टर्गम जब नीचे की तरफ खींचा जाता है तो इसकी आकृति है अवतल शेप हो जाती है, और टर्गम जब अवतल शेप हो गया पंख क्या होंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस मसल्स में तो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, इस मसल्स में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो मसल्स हैं मीडियन डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल इसके अंदर हो रहा है रिलैक्सेशन। तो ये पहली कैटेगरी की मांसपेशी हैं दैट इज इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स, और इनको एपरथेक्स मांसपेशी नाम इसलिए दिया है कि ये पंखों के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनका मेनली अटैचमेंट होता है टर्गम से स्टर्नम की तरफ और मीडियन डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में, और दोनों मांसपेशियाँ एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब इसका जो सेकंड जो टाइप है, सेकंड कैटेगरी, ये है डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स, और डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स में नाम से स्पष्ट है कि ये मांसपेशियाँ सीधे पंखों के साथ अटैच रहती है, टर्गम और स्टर्नम से इनका कोई अटैचमेंट नहीं है। तो पंखों से डायरेक्ट अटैचमेंट होने के कारण इन मांसपेशियों को प्रत्यक्ष मांसपेशियाँ या डायरेक्ट मसल्स के नाम से जाना जाता है। और ये डायरेक्ट मसल जो है ये भी तीन टाइप की होती है, एक तो फ्लेक्सर मसल, एक होती है एक्सटेंसर मसल, और तीसरी टाइप की होती है पोस्टीरियर एक्सटेंसर मसल। अब यहाँ पर फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर का काम होता है कि पंखों को बॉडी की तरफ समेटना। मान लो इंसेक्ट जब रेस्टिंग सिचुएशन में उड़ नहीं रहा है, फ्लाइट नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होगा, पंख सिमट के वापस पूरे थॉरेक्स के एब्डोमेन के ऊपर कवर हो जाएंगे। तो पंखों का सिमट कर बॉडी की तरफ आना, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन मोमेंट। तो पंखों को समेटने में जो मांसपेशियाँ इन्वॉल्व रहती है वो मांसपेशियाँ फ्लेक्सर मसल्स के नाम से जानी जाती है, और पंखों को खोलकर फैलाने में जो काम में आती है वो मांसपेशियाँ कहलाती है एक्सटेंशन मसल्स। तो पंखों के फ्लेक्शन मोमेंट में, एक्सटेंशन मोमेंट में तीन तरह की मांसपेशियाँ इन्वॉल्व रहती है। पहली टाइप की जो मसल्स हैं दैट इज़ फ्लेक्सर मसल, और इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इस डायग्राम में ये ऊपर का पार्ट जो है वो टर्गम है, नीचे स्टर्नम दिखाया है, ये साइड में प्लूरॉन का पार्ट है। और थोरेक्स के फिगर आपके याद हो तो उसमें देखा होगा आपने, इस प्लूरॉन के अंदर एक कॉक्सल कैविटी होती है, इसके अंदर टांगों की कॉक्सा है वो जुड़ी रहती है, और इस कॉक्सल कैविटी से एक प्लूरल सूचर है। ये प्लूरल सूचर क्या होगा, इस प्लूरॉन को दो स्क्लाइट में डिवाइड कर देता है, एक स्क्लाइट ये हो गया, एक स्क्लाइट ये हो गया, और इस प्लूरॉन के ऊपर की तरफ दो स्पेशल अटैचमेंट पॉइंट डेवलप होते हैं, एक तो बेसलरी, दिस इज बेसलरी, और दूसरी सब एलरी। ये दो स्क्लाइट हैं जो मांसपेशियों की अटैचमेंट साइट के रूप में काम करते हैं। अब इसमें ये जो पहली जो मसल्स हैं फ्लेक्सर मसल्स, इस फ्लेक्सर मसल्स की ऑरिजिन कहाँ से हो रही है, प्लूरल सूचर के द्वारा। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लूरल सूचर, और ये जुड़ती कहाँ पर है, इस थर्ड स्क्लाइट के अंदर है, दिस इज थर्ड स्क्लेराइट।
तो पंखों का जो बेसमेंट वाला पार्ट है, एक्सिला जिसको बोलते हैं, उस एक्सिला में थर्ड जो स्केलेट है इसके साथ ये मांसपेशी जुड़ी रहती है। तो फ्लेक्सर मसल्स की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? प्लूरल स्यूचर के द्वारा, और इसका इंजर्शन कहाँ पर हो रहा है? थर्ड स्केलेट में। अब इस मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये काम क्या करती है? पंखों को सिमेट कर वापस बॉडी की तरफ ले आती है। तो पंख जब टुवर्ड्स बॉडी की तरफ जो मूवमेंट हो या पंख सिमट के वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए, वो मोमेंट कहलाती है फ्लेक्शन मोमेंट। और इस मांसपेशी का मेन काम क्या होता है? पंखों को समेट कर बॉडी की तरफ ले आना। तो फ्लेक्शन मोमेंट से रिलेटेड मसल्स है, इसलिए इसको फ्लेक्सर मसल्स का नाम दिया है। हाँ, सेकेंड जो मसल्स हैं दैट इज एंटीरियर एक्सटेंसर मसल्स। एक्सटेंसर मसल्स है, ये पंखों को खोलने का काम करेगी। और एक्सटेंशन मसल जो है ये भी दो टाइप की होती है। एक तो फर्स्ट एंटीरियर एक्सटेंसर मसल और दूसरी टाइप है सेकंड एंटीरियर एक्सटेंसर मसल्स। यहाँ पर जो येलो कलर में जो मैंने मांसपेशियाँ दिखाई है ये दोनों एक्सटेंसर मसल्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एंटीरियर एक्सटेंसर मसल जो होती है इसकी ओरिजिन होती है एपिस्टर्नम से। एपिस्टर्नम से इनकी ओरिजिन होती है और ये बैसलरी के साथ अटैच रहती है। इसी प्रकार जो सेकंड एंटीरियर एक्सटेंसर मसल्स है इसकी ओरिजिन होती है कॉक्सल कैविटी की रिम से। ये कॉक्सल कैविटी है, ये इसका पेरीफेरी वाला पार्ट है। तो कॉक्सल कैविटी का जो मार्जिन है, रिम है, इस मार्जिन से इसकी ओरिजिन होती है और ये मांसपेशी बैसलरी प्लेट के साथ ये जाकर अटैच हो जाती है। अब इन मांसपेशियों का काम क्या होता है? पंखों को खोलना। क्यों? इंसेक्ट वाली जब रेस्टिंग पोजीशन में है और ये इंसेक्ट जब फ्लाइट करेगा, उड़ेगा, उसमें इसके पंख खोलेंगे। तो पंखों की खोलने की जो स्टार्टिंग जो पार्ट है, इनिशियल जो स्टेप है पंखों के ओपनिंग की, उस ओपनिंग में ये मांसपेशियाँ काम में आती है। तो ये एंटीरियर एक्सटेंशन मसल्स एंड दीज मसल्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सटेंशन मोमेंट ऑफ द विंग। तो पंख जब बॉडी की एक्सिस से अवे जाए, बॉडी की एक्सिस की तरफ आ रहे हैं तो फ्लेक्शन, बॉडी की एक्सिस से दूर जा रहे हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन मसल्स में ये मांसपेशियाँ इन्वॉल्व रहती है। इसके बाद में लास्ट जो कैटेगरी है इसमें पोस्टीरियर एक्सटेंशन मसल्स। इसको सब एलर मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो एक्सटेंशन मसल है इसको प्रोनेटर मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोनेटर मसल्स। और पोस्टीरियर एक्सटेंशन मसल जो होती है इसको सब एलर मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज सब एलर मसल्स। तो ये जो पोस्टीरियर एक्सटेंशन मसल जो है इसकी ओरिजिन भी कॉक्सल कैविटी की रिम से होती है। कॉक्सल कैविटी के मार्जिन से इसकी उत्पत्ति होती है और ये सब एलर स्केलेट में जाके जुड़ी रहती है। अब ये जो मांसपेशी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसेक्ट जब जैसे एरोप्लेन जैसे हवा के अंदर फ्लाइट करती है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, उस तरह की फ्लाइट में अपवर्ड स्ट्रोक में, अपवर्ड थ्रस्ट में, फॉरवर्ड थ्रस्ट में इस मांसपेशी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो इस थर्ड स्केलेट से ये किस में शिफ्ट हो जाएगा? सेकंड नंबर के स्केलेट में। इंसेक्ट में 3 स्केलेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये थर्ड है, ये सेकंड है और फर्स्ट जो स्केलेट है वो इसके जस्ट पास में होता है यहाँ पर। तो अलग अलग इंसेक्ट में इन मसल्स का अटैचमेंट भी अलग अलग हो सकता है। कई बार ये भी देखा गया कि ये जो फ्लेक्सर मसल है ये फर्स्ट स्केलेट से भी जुड़ी रहती है। कई बार ये मसल जो है सेकंड स्केलेट से भी जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर ये जो मसल्स हैं ये मसल्स इसकी ओरिजिन हो रही है कॉक्सल कैविटी से, और कॉक्सल कैविटी से ये अटैच किसके द्वारा है? सब एलर स्केलेट के द्वारा। जब सब एलर स्केलेट में संकुचन होगा तो इस संकुचन का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है वो किसको ट्रांसमिट हो जाएगा? सेकंड एक्सिलरी स्केलेट को। और सेकंड एक्सिलरी स्केलेट को जब फोर्स ट्रांसमिट होता है तो पंखों के अंदर रैपिडली अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ साथ फॉरवर्ड थ्रस्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है
और पंख इंसेक्ट हाईली स्पीडली हवा के में क्या होगा, अब फ्लाइट करेगा। तो जिस तरह एरोप्लेन जैसे फ्लाइट करती है वापस एरोड्रम की तरफ उतरती है, सेम मैकेनिज्म इन इंसेक्ट्स में पाई जाती है। तो कुल मिला के ये मांसपेशियों के दो ग्रुप हो गए, एक तो डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स, सेकंड हो गया पहला ग्रुप इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स, सेकंड ग्रुप डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स। इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स वो हैं जो पंखों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, और ये मांसपेशियाँ दो तरह की है, मीडियन, डोर्सल, लॉन्गिट्यूडिनल और टर्गोस्टर्नल मसल्स। डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स हैं ये तीन तरह की हैं, फ्लेक्सर मसल ये पंखों को समेटने में काम में आएगी, एंटीरियर एक्सटेंशन मसल्स पंखों को खोलने में काम में आती है, और पोस्टीरियर एक्सटेंशन मसल्स ये अपवर्ड थ्रस्ट में काम में आती है। तो ये इस टॉपिक का पहला पार्ट, फ्लाइट मसल्स एसोसिएटेड विथ फ्लाइट मैकेनिज्म या मसल्स इन्वॉल्व इन फ्लाइट। तो मसल्स दो ग्रुप हो गए, अप्रत्यक्ष मांसपेशियाँ और प्रत्यक्ष मांसपेशियाँ। अप्रत्यक्ष मांसपेशियाँ वो हैं जो पंखों के साथ डायरेक्टली जुड़ी नहीं है, ये टर्गम की शेप और साइज, थोरैक्स का जो केज है उसकी आकार और आकृति को चेंज करती है, और प्रत्यक्ष मांसपेशियाँ जो होती है ये पंखों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है। अब इसका सेकंड पार्ट, यानी पंखों में इंसेक्ट में एक्चुअल फ्लाइट कैसे संपादित होगी, तो इसका सेकंड पार्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट है, फ्लाइट मसल्स इन्वॉल्व इन फ्लाइट मैकेनिज्म। हाँ, अब इसका सेकंड जो पार्ट है, पहले पार्ट में कौन कौन से मांसपेशियाँ इन्वॉल्व है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। अब सेकंड पार्ट में फ्लाइट मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होती है, कौन कौन से स्ट्रोक इसके अंदर संपादित होते हैं, क्या नर्वस सिस्टम का भी इसमें रोल है, क्योंकि मांसपेशियाँ हैं तो डेफिनेटली तंत्रिकाओं का इसमें इन्वॉल्व होगा। और वैसे देखा जाए तो बॉडी की ऐसी कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, चाहे वो रेस्पिरेशन की हो, चाहे सर्कुलेशन की हो, चाहे एक्सक्रीशन की हो, सबके अंदर नर्वस सिस्टम है इन्वॉल्व रहता है। अब यहाँ पर पंखों के साथ जो रिदमिसिटी है, एक तरह की जो लयबद्धता है, वो लयबद्धता इंसेक्ट में दो प्रकार की देखी जा सकती है। एक तो होती है सिंक्रोनस रिदम, सिंक्रोनस रिदम। हाँ, सिंक्रोनस रिदम में क्या होगा, जैसे इंसेक्ट के जो पंख है वो मान लीजिए अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, पंख ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड स्ट्रोक, नीचे की तरफ आ रहे हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब पंखों के हर बीट में, हर स्पंदन में, हर बीट में जब नर्व इम्पल्स की आवश्यकता हो, जैसे इंसेक्ट में एक बार बीट होगी, एक तंत्रिका का उद्दीपन आ गया, फिर सेकंड बीट होगी, उसके अंदर नर्वस सिस्टम से दूसरा उद्दीपन आएगा, फिर तीसरी बीट हुई, उसमें तीसरा उद्दीपन आएगा। तो मान लीजिए 1 मिनट के अंदर 20 बार जैसे पल्सेशन हुआ, 20 बार स्पंदन हुआ, तो उसमें 20 बार नर्वस सिस्टम से इम्पल्स की आवश्यकता होगी। तो मान लो पर मिनट नर्वस सिस्टम से मान लीजिए 40 इम्पल्स है वो प्रोपिगेट हुई, तो इंसेक्ट में 40 बार अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा। तो इस तरह की जो कार्य प्रणाली होती है, इस तरह की जो रिदमिसिटी होती है, ये क्या कहलाती है, सिंक्रोनस रिदम। सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक। तो जितने नर्व इम्पल्स हैं उतनी इसके अंदर बीट होती है। और इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं जिसके अंदर सिंक्रोनस एक्टिविटी पाई जाती है, ये इंसेक्ट प्राय स्लो फ्लायर होते हैं, धीमी गति से उड़ने वाले होते हैं। और धीमी गति से उड़ते हैं इसका मतलब इन इंसेक्ट में जो पंख हैं उन पंखों की साइज़ भी बड़ी होती है। तो विशेषकर जो लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं, बटरफ्लाइज है मान लो, अब बटरफ्लाइज में जो पंख होते हैं उपेक्षाकृत और इंसेक्ट की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, और बटरफ्लाई की उड़ने की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। तो बटरफ्लाई में जो फ्लाइट मैकेनिज्म होती है वो सिंक्रोनस प्रकार की होती है, और ये स्लो फ्लायर होते हैं, वीक फ्लायर होते हैं। अब दूसरी जो इसके अंदर है वो होती है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस रिदमिसिटी में क्या होगा, मान लो तंत्रिका से एक उद्दीपन आ गया,
नर्वस सिस्टम से एक स्टिमुलस आ गई। अब एक स्टिमुलस आने के बाद में पंखों में बहुत तेज़ी से अपवर्ड डाउन स्ट्रोक होगा, फिर दूसरा उद्दीपन आएगा, उसका बाद लगातार 15-20 बार इम्पल्स है वो पंखों के अंदर बीट है वो डेवलप होगी। तो पहले वाले केस में तो क्या था, पहले वाले केस में तो मान लीजिए नर्वस सिस्टम से 20 इम्पल्स आई तो 20 बार अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक हुआ। लेकिन यहाँ पर नर्वस सिस्टम से एक स्टिमुलस जब आ गई, एक उद्दीपन आने के बाद में पंखों में लगातार बहुत रैपिडली अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेंट है वो संपादित होती है। फिर दूसरी इम्पल्स आएगी, लगातार 20-30 बार इसके अंदर डाउनवर्ड अपवर्ड स्ट्रोक है वो संपादित होगा। तो मान लो इंसेक्ट में 1 मिनट में 2 उद्दीपन आया है, 2 उद्दीपन आए मान लो 30-30 सेकंड के इंटरवल से, और 2 उद्दीपन में पंखों में कम से कम 100-150 बार अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक है वो संपादित हो जाता है। और इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं ये रैपिड फ्लायर होते हैं, फास्ट फ्लायर होते हैं। ये इंसेक्ट आकार में छोटे भी होते हैं, इनके पंख भी बहुत छोटे होते हैं। तो जो हाई स्पीड से उड़ने वाले जो इंसेक्ट हैं, फास्ट फ्लायर है, उनके अंदर एसिंक्रोनस प्रकार की रिदमिसिटी जो होती है वो पाई जाती है। तो सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से, रिदमिसिटी के हिसाब से 2 प्रकार की फ्लाइट मैकेनिज्म इंसेक्ट में देखने को मिलेगी। एक तो सिंक्रोनस टाइप की, जिसमें जितने उद्दीपन हैं उतने अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक होंगे। एक एसिंक्रोनस टाइप की, जिसमें जितने उद्दीपन होंगे उसकी तुलना में अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक काफ़ी अधिक होते हैं। और सिंक्रोनस टाइप की जब मैकेनिज्म होती है तो ये इंसेक्ट स्लो फ्लायर की कैटेगरी में आते हैं, और एसिंक्रोनस एक्टिविटी होती है ये इंसेक्ट फास्ट फ्लायर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये फ्लाइट मैकेनिज्म कैसे संपादित होगी, कितनी तरह के इसमें स्ट्रोक होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें 3 तरह के स्ट्रोक बेसिकली देखने को मिलते हैं। पहला है अपवर्ड स्ट्रोक, सेकंड इज डाउनवर्ड स्ट्रोक, और तीसरा है इसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक, अपवर्ड, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड स्ट्रोक। फर्स्ट कैटेगरी अपवर्ड स्ट्रोक। यहाँ पर इस फिगर की तरफ चलते हैं अपन। अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा कि जो डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है, मिड डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, वो मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और टर्गम को स्टर्नम से जोड़ने वाली जो मांसपेशी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर इस फिगर में आप देख रहे हो टर्गोस्टर्नल मसल्स ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जो मिड डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी ये रिलैक्स होती है। अब टर्गोस्टर्नल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टर्गम की आकृति अवतल हो जाती है, टर्गम की आकृति कॉन्केव शेप हो जाती है, और पंख जो होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो पंख जब अपवर्ड की तरफ चले जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन से चले जाते हैं, इसको अपवर्ड स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। तो पंखों का ऊपर की तरफ शिफ्ट होना, इसको बोलेंगे अपवर्ड स्ट्रोक। अब दूसरी है इसमें डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब डाउनवर्ड स्ट्रोक में अपवर्ड स्ट्रोक की अपोजिट रिएक्शन संपादित होगी, और अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा कि जो डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये तो संकुचित होती है, और टर्गोस्टर्नल मसल्स हैं ये रिलैक्स होती है। जब टर्गोस्टर्नल मसल्स रिलैक्स होगी तो टर्गम की आकृति कैसी हो जाएगी, उत्तल यानी कॉन्वेक्स, और टर्गम की आकृति जब कॉन्वेक्स शेप हो जाती है पंख नीचे की तरफ आ जाते हैं, और पंखों का नीचे की तरफ आना इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो इंसेक्ट में अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक ये रेगुलरली चलते रहेंगे, और टर्गोस्टर्नल मसल्स और मीडियन डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती है, एक दूसरे के हमेशा एंटागोनिस्ट होती है।
एंटागोनिस्ट का अर्थ है दोनों मांसपेशियों में न तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा न एक साथ रिलैक्सेशन होगा। एक मसल जब संकुचित हो रही है दूसरी मसल से रिलैक्स करेगी। जब पहली मसल रिलैक्स कर रही है उसमें दूसरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इन मसल्स के रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, पंख ऊपर की तरफ चलेंगे, ये अपवर्ड स्ट्रोक है। पंख नीचे की तरफ आ गए, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है। फिर पंख वापस ऊपर आएंगे, ये अपवर्ड स्ट्रोक है। पंख वापस नीचे आएंगे, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है। तो अपवर्ड स्ट्रोक चलता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक चलता है। अब उसके बाद इंसेक्ट फिर हवा के अंदर फ्लाइट करेगा हवाई जहाज की तरह। तो ये तीसरा जो स्ट्रोक है इसका ये कहलाता है फॉरवर्ड स्ट्रोक। अब फॉरवर्ड स्ट्रोक जब संपादित होगा उसमें क्या होगा, ये जो फ्लेक्सर मसल्स हैं, एक्सटेंशन मसल्स हैं, ये पर्पजफुल होती है। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन मसल्स हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। और फॉरवर्ड स्ट्रोक जब होता है तो पंखों में ठीक है, अपवर्ड स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पंख जो हैं एक तो पहली बात तो मेम्ब्रेनस प्रकार के हैं। कुछ इंसेक्ट में पंख मोटे भी होते हैं, जैसे टेगमीना है, एलिट्रॉन है, हेमी एलिट्रॉन है। तो पंख है वो एक तरह से रिजिड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस तो है ही लेकिन रिजिड भी है। साथ ही इसके अंदर शिराएँ पाई जाती है। शिराओं की जो भीतरी सरफेस है वो काइटिनाइज्ड है, क्यूटिकल के द्वारा सपोर्टेड है, वो एक छड़ के समान काम करती है। तो पंख जब मान लीजिए फ्लैट हैं, पंख फ्लैट हैं तो इन पंखों के ऊपर से क्या होंगे, हवा शिफ्ट होती है। हवा, इंसेक्ट जब फॉरवर्ड फ्लाइट कर रहा है तो इनके पंखों से क्या होगा, हवा कटती है, हवा की टिल्टिंग होती है। और पंखों का जो पीछे वाला जो मार्जिन है, पोस्टीरियर मार्जिन है, वो इतना सख्त नहीं होता है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। आगे वाला पार्ट है वो तो फिर भी थोड़ा रिजिड है, थोड़ा सख्त है, थोड़ा हार्ड टाइप का है। लेकिन पीछे वाला जो पार्ट है वो अपेक्षाकृत पतला भी होता है, थोड़ा लचीला भी होता है, इलास्टिक भी होता है। तो पंख जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पंख हैं तो हवा जैसे यूँ कट रही है और पंखों के जो पीछे वाला जो मार्जिन है वहाँ से हवा की टिल्टिंग होती है। अब जो पंख अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक करेंगे लगातार, तो आपने देखा होगा कि दोनों पंखों में विंग कपलिंग डिवाइस भी पाई जाती है। दोनों जो पंख हैं वापस में एक यूनिट के रूप में अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक करते हैं। अब पंखों में जब लगातार अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक हो रहा है तो इन पंखों के बीच में एक तरह से हवा का एक तरह की ब्लैंकेट, एक तरह से जैकेट जो होती है वो बन जाती है। और इस जैकेट के कारण पंखों के पोस्टीरियर मार्जिन से हवा की टिल्टिंग होती है। अब हवा की जब टिल्टिंग होती है तो इंसेक्ट जितनी तेज़ी स्पीड से फ्लाइट करेगा, इन पंखों में फिर क्या होता है, 8 की आकृति के अंदर मूवमेंट होने लग जाती है। क्योंकि पंखों का जो जॉइंट है, ये जो एक्सिला वाला जॉइंट है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का है। इसमें ये नहीं है कि केवल अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक भी होगी। ये पंख 8 की आकृति में है, 8 की आकृति में इस तरह ये बहुत रैपिडली फ्लाइट होते हैं। और इस तरह की जब 8 के शेप में जब इन पंखों के अंदर मूवमेंट होती है तो हवा का प्रोपल्जन बहुत फास्ट होता है और इंसेक्ट सीधे एरोप्लेन की तरह हवा की तरफ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो चला जाएगा। और इंसेक्ट जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं उसमें इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, इसमें आप देख रहे हो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब पीछे शिफ्ट होगी तो इंसेक्ट आगे से क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। इंसेक्ट आगे से उठ जाएगा और उठ जाएगा तो ये फिर सीधे हवा के अंदर ये फ्लाइट करेगा। इंसेक्ट जब वापस ज़मीन पे उतरता है उसमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एब्डोमेन की तरफ है। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थोरैक्स और एब्डोमेन के जॉइंट पे है। और ये जो पंखों की जो मोमेंट है देख रहे हो 8 की आकृति की है। इस 8 की आकृति की स्पेशल मोमेंट के कारण इनके अंदर जो फ्लाइट मैकेनिज्म है वो संपादित होती है। तो कुल लगे एक्चुअल जो मैकेनिज्म है उसमें 3 स्टेप है। अपवर्ड स्ट्रोक संपादित होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक संपादित होगा, उसके बाद में फॉरवर्ड स्ट्रोक संपादित होगा। और फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान इन पंखों में अपवर्ड मोमेंट चलती है, डाउनवर्ड मोमेंट चलती है
और जो इंसेक्ट की स्पीड बढ़ती है पंखों के अंदर 8 की आकृति के अंदर मूवमेंट होती है। और 8 की आकृति के अंदर जब मूवमेंट होती है तो हवा की टिल्टिंग होती है, हवा की स्प्लिटिंग होती है पोस्टीरियर मार्जिन से। जिस तरह आपके पास पंखी हो, मान लीजिए हवा लेने की सपोज है, मान लीजिए पंखी आप इस तरह आप जैसे हवा ले रहे हो, अब इसी पंखी को आप यूँ करके हिलाओ, हवा का डायरेक्शन ही क्या चेंज हो गया, आप यूँ कर रहे हो आपको हवा आ रही है। अब इस पंखी को आप 8 की आकृति में चल रहे हो, हवा का कटाव अलग डायरेक्शंस में हो गया। तो पंखों में ये इंसेक्ट में ये स्पेशल डिवाइस जो है वो पाई जाती है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट और है, इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक तो ये कि इनकी पर मिनट स्ट्रोक कितने होंगे, क्योंकि कुछ इंसेक्ट स्लो फ्लायर हैं, कुछ इंसेक्ट फास्ट फ्लायर हैं। तो रेट ऑफ स्ट्रोक क्या रहेगी, फ्लाइट की स्पीड क्या रहेगी, और फ्लाइट के दौरान एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। तो 3 इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, वो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा। पहला पार्ट है दैट इज रेट ऑफ स्ट्रोक। सेकेंड पार्ट है इसमें स्पीड ऑफ फ्लाइट, और तीसरा ये है कि इसको एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें रेट ऑफ स्ट्रोक। अब रेट ऑफ स्ट्रोक जैसे मैंने बताया कि स्लो फ्लायर जो इंसेक्ट होंगे उनके अंदर रेट ऑफ स्ट्रोक कम होगी, फास्ट फ्लायर जो होंगे इनमें रेट ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा होगी। तो अलग अलग इंसेक्ट्स में जो स्ट्रोक की जो रेट है वो अलग अलग देखने को मिलती है। और ये जैसे बटरफ्लाई जो है, कैबेज बटरफ्लाई, जिसमें पंख अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं, और कैबेज बटरफ्लाई में पर सेकंड लगभग 10 स्ट्रोक है वो देखने को मिलते हैं। इसी तरह जो फास्ट फ्लायर है जैसे बम्बल बी में 1 सेकंड में 240 बार अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक देखने को मिलता है। इसी तरह हाउस फ्लाई जो होती है, हाउस फ्लाई के अंदर 330 1 सेकंड में 330 बार पंखों में अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक है वो देखने को मिलता है। तो अलग अलग इंसेक्ट में रेट ऑफ स्ट्रोक जो होगा वो अलग अलग देखने को मिलता है। इसके अलावा स्पीड ऑफ फ्लाइट, अलग अलग इंसेक्ट में इनकी फ्लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। स्लो फ्लायर हैं तो उनकी स्पीड कम होगी, फास्ट फ्लायर जो होते हैं इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब जैसे स्फिंक्स मॉथ जो होता है स्पिंजिडी फैमिली का, स्फिंक्स मॉथ में फ्लाइट की जो स्पीड है वो 33 माइल पर आवर, 1 घंटे में 33 मील प्रति घंटा की स्पीड से ये उड़ते हैं। इसी तरह टैबेनस फ्लाई जो होती है ये 31 माइल पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं। ड्रैगन फ्लाई जो होती है ये 25 माइल पर आवर की स्पीड से उड़ती है। तो अलग अलग इंसेक्ट में फ्लाइट की स्पीड भी अलग अलग है। अब आप कल्पना कर सकते हो 1 घंटे में 33 मील, 1 मील में 3 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर की स्पीड से, कार की स्पीड से ये इंसेक्ट जो होते हैं फ्लाइट करते हैं। तो अलग अलग इंसेक्ट में फ्लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग प्रकार की है। और अब है इसकी इसमें एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा। एनर्जी में आपको मैंने बताया था कि जो इंसेक्ट जो होते हैं उसमें जब भी कोई माइग्रेशन होता है या कोई स्पेशल पर्पज होता है उसमें इनकी मांसपेशियों में रेजिलिन प्रोटीन जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इनमें एक स्पेशल प्रोटीन है दैट इज रेजिलिन। तो इन पंखों की जो मांसपेशियां हैं इनका जो एक्सिलर पॉइंट होता है इसके अंदर रेजिलिन प्रोटीन जो होता है ये डिपॉजिट हो जाता है। और रेजिलिन प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है, और ये एटीपी फ्लाइट के अंदर क्या है काम में आती है। तो मस्कुलर प्रोटीन्स हैं, ये मस्कुलर प्रोटीन्स हैं, ये फ्लाइट के अंदर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं।
और इंसेक्ट में इसके अलावा ट्रीहेलॉज सर्करा है जैसे वो भी पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू है वो भी इसके टिश्यू में डिपॉजिट है वो देखा जाता है, लेकिन मांसपेशियाँ इनके अंदर काफ़ी विकसित होती है। तो रेजिलिन प्रोटीन जो है वो इंसेक्ट को फ्लाइट के अंदर ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो ये नट सेल में इस चैप्टर के 2 पार्ट हो गए। एक तो फ्लाइट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व मांसपेशियाँ कौन कौन सी हैं और फ्लाइट मैकेनिज्म कैसे संपादित होती है। तो फ्लाइट मसल्स में आपको मैंने बताया कि 2 तरह की मांसपेशियाँ, एक तो डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स, एक इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स। डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स हैं वो भी 3 तरह की हैं, इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स हैं वो 2 तरह की हैं। और फ्लाइट मैकेनिज्म में सिंक्रोनस एक्शन देखने को मिलेगा, एसिंक्रोनस एक्शन देखने को मिलेगा। और इसके अंदर सबसे पहले अपवर्ड स्ट्रोक होगा, फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा, फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा। और जो स्पीड बढ़ती है पंखों का जो अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेंट है ये 8 की आकृति में संपादित होता है और उसके कारण इसके अंदर फ्लाइट होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एब्डोमेन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इंसेक्ट जब नीचे उतरेगा उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो जाती है। तो ये एक नट सेल में इंसेक्ट के फ्लाइट मैकेनिज्म का टॉपिक। और मैं आशा करता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियोज़ को आप शेयर करें। और इसमें जो कमेंट्स हैं, आपकी क्वेरीज़ हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, किसी प्रकार की कोई कमी रही है वो भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो प्रोडक्शंस के दौरान जो कुछ भी बोला जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो 100% सही बोल रहे हैं। कई बार मिस रीडिंग भी हो जाती है, मिस स्पेलिंग भी हो जाती है। लिखने में भी आप कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो आप जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उनको आप शॉर्ट कमिंग को आप हाईलाइट करें, उनको आप हमें इन्फॉर्म करें ताकि उनको हम अगले वीडियो के अंदर उसको रेक्टिफाई करें। और एक बार मैं मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू very much.